औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6 और इसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं व्हिच इज़ सेल ऑर्गेनाइजेशन। द टॉपिक इज़ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहले हम कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं इसको पहले शॉर्ट वे में बताऊंगी और फिर मैं डिटेल वे की तरफ जाऊंगी, ताकि हम पिक्चर के थ्रू पहले ये देख लें कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये है जनाब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और अभी मैं सिर्फ आपको इसमें जो मेजर सिमिलैरिटीज़ हैं हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डीप वे में नहीं जाएंगे। जैसे हम बताएंगे कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है, आपको ये नज़र आ रहे हैं दोनों ब्लू बॉल्स, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन रखता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक झिल्ली, ठीक है, और वो झिल्ली चढ़ी हुई है दोनों सेल्स के ऊपर। इसके अलावा जो ये दोनों चीज़ें ये शेयर करते हैं, इन दोनों के अंदर मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? पानी नुमा जेली लाइक फ्लूइड है वो, और इसमें आपको वो प्रेजेंस उसकी नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप समझें कि ये दो एक्वेरियम है। जैसे कि हमने मछली के लिए शीशे का एक जार बनाया होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, पौधे होते हैं, उसके छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो आप समझ लें कि ये दो वो एक्वेरियम्स हैं और इसमें हर तरफ पानी मौजूद है। अब पानी हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा बिकॉज पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म भी ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसकी प्रेजेंस आपको यहाँ फील नहीं हो रही, लेकिन ये सारी चीज़ें उसी के अंदर तैर रही हैं, ठीक है। चाहे वो आपका न्यूक्लियस हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गोल्जी एपरेटस हो, कुछ भी हो, इसमें जितनी चीज़ें प्रेजेंस में हैं वो पानी इनके अंदर चलता रहता है और उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंसेस के नीचे एनिमल सेल को प्लांट के नीचे कर दिया और प्लांट सेल को एनिमल सेल के नीचे कर दिया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसका बुक का रिव्यू भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि ये बुक कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत गड़बड़ भी की हुई है। अगर इन्होंने सही बनाई है तो कुछ गलत बुक भी है, क्योंकि बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों दिया है जब हमने उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना। यहाँ पर रिबोसोम और लाइसोसोम्स क्यों दिए गए? बच्चों को परेशान करने के लिए। वो उन्होंने डीप स्टडीज़ करनी ही थी नेक्स्ट लेवल में जाकर। तो अगर ये दिया था तो बेहतर था कि हम इसके बारे में एक एक लाइन भी लिख देते कि व्हाट आर द गोल्जी एपरेटस, व्हाट आर रिबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है, मैं बैठी हुई हूँ आपको बताने के लिए। तो शुरू करते हैं पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ से, और एक एक करके फिर हम डिफरेंसेस की तरफ तो बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने चार सिमिलैरिटीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना है? बोथ कंटेन द न्यूक्लियस, बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म, बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन एंड बोथ कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये होगा एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एज SLO बेस्ड अगर आपसे पेपर आता है, और ऐसे ही आएगा कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना होगा कि वो कहेंगे कि चार ऐसी जो सिमिलैरिटीज़ है वो बताएं, तो वो आपको डिटेल नहीं कह रहे होंगे, वो बस ये कह रहे होंगे कि हमें उनके नाम बता दें। तो यू कैन जस्ट राइट बोथ कंटेन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब एक एक करके इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है दिस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि हमारा दिमाग है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी है। हमारी बॉडी को जितने सिग्नल जाते हैं किसी काम करने के वो इधर से ही जाते हैं, तो इसी तरह सेल को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं दैट इज़ फ्रॉम कंट्रोल सेंटर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ही ये सारी बातें सेल को बताता है कि उसको क्या करना है। द न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इन टर्न कंट्रोल एवरीथिंग that goes on the cell। और सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है कि जीन से जो है, अगर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स और जीन से मिलकर हमारा DNA बनता है, और किसी भी बंदे का DNA निकालने से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी आने वाली नस्लें और उसकी गुजरी हुई नस्लें किस तरह की थी, उसके परदादा किस शक्ल के थे।
या अगर वो 10,000 साल पहले उसकी कोई फैमिली ट्री था, फैमिली ट्री से मुराद ये कि अगर कोई उसका बड़ा बूढ़ा था तो वो किस शक्ल में था, उसके कितने बच्चे थे, उसके आगे कितने बच्चे थे, उसके आगे कितने बच्चे थे। तो डीएनए जो होता है ना, ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है कि उसकी आंखें कैसे होंगी, उसके बाल कैसे हैं, उसके नेल्स कैसे होंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, मोटा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा। तो ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी सेल के अंदर अल्लाह ने महफूज रखी हुई है। और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, इतना छोटा है कि हम इसको ऐसे देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको जूम करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है और उसको बताता है कि तुम्हें क्या करना है, जो कुछ भी उसके अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है। और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये 2-3 बातें थी। अब आगे चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक वाटरी सब्सटेंस है विच इज फ्लूइड कैन फ्लो से मुराद ये कि वो बह सकता है, यानी वो बहता रहता है ना सेल के अंदर। जैसे मैंने भी आपको एक्वेरियम वाली मिसाल दिखाई थी, तो वो सेल के अंदर मूव ऑन करता रहता है, फ्लूइड होता है ये। दिस इज़ वेयर केमिकल रिएक्शन इन द सेल टेक प्लेस। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते रहें। केमिकल रिएक्शंस क्या है, जब 2 तरह के सब्सटेंस मिलकर एक तीसरा काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं पानी और चीनी को मिक्स कर दूं तो वो एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो चीनी ने पानी के साथ रिएक्ट किया और उसके साथ मिक्सअप हो गई, तो वो पानी अब सादा नहीं रहा, वो मीठा बन गया है। तो इसको केमिकल रिएक्शन बुलाते हैं। दिस इज ऑल द लिविंग मैटर्स इन द सेल असाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस से इसको अलग क्यों किया जा रहा है, कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस क्यों नहीं चल फिर रहा है। वो इसलिए नहीं साइटोप्लाज्म से गीला हो रहा है, जैसे कि आपने अगर हाथ में ग्लव पहना हुआ है, वो ग्लव आपके हाथ को गीला नहीं होने देगा। इसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो झिल्ली चढ़ी हुई होती है, तो वो साइटोप्लाज्म को टच नहीं करने देती न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये इसी तरह है कि हम किसी चीज़ को अच्छी तरह पैक करके पानी में फेंक दें लेकिन वो गीली ना हो पानी से बाहर निकालने पर। तो यही हिसाब है, बाकी सारी चीज़ें डूबी होती हैं इसी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो हमारा वो है न्यूक्लियस है, वो होता तो इसी में है लेकिन वो गीला नहीं होता इस फ्लूइड की वजह से, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर उसकी अपनी झिल्ली चढ़ी हुई होती है। तो बस सिर्फ इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि असाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस, बाकी सारे जो है ना जितने लिविंग मैटर्स हैं, लिविंग मैटर से मुराद सब चीज़ें जिंदा है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जिंदा है, साइटोप्लाज्म भी जिंदा है और न्यूक्लियस भी जिंदा चीज़ है, यानी जानदार है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। थिन स्किन अराउंड एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहरी सतह पर जो बारीक सी झिल्ली होती है। जैसे आप अंडे को बॉईल करते हो तो एक तो अंडे का हार्ड शेल होता है ना, जब वो अंडा बॉईल हो जाता है तो अपनी मम्मा को कहना है कि एग आपको बॉईल करके दिखाएं। ठीक है, जब आप उसका ऊपर वाला हार्ड शेल रिमूव कर रहे होगे तो देखोगे कि उसके नीचे एक और झिल्ली सी मौजूद है जिसको आप अलग से फिर से एक स्किन उतार रहे हो उसके ऊपर से, और फिर एक चमकता हुआ अंडा आपके सामने आ जाएगा बॉयल शेप में। तो ये जब तक आप एक दफ़ा बॉयल अंडे को करवा के मम्मा से नहीं दिखवाओगे आपको नहीं समझ आएगी। तो मैं आपको यहाँ पिक्चर भी लगा दी है। ठीक है, तो ये वो झिल्ली होती है जो अंडे को बॉईल करने के बाद भी उसके अंदर ऊपर मौजूद होती है। तो इसी तरह की दोनों सेल के ऊपर बहुत बारीक सी स्किन होती है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर अल्लाह ने ये स्किन चढ़ाई हुई है। ठीक है ना, इसी तरह दोनों सेल्स के ऊपर स्किन चढ़ी हुई जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम escaping, but it does allow substance like water and other small molecules to cross in and out of the cell। अब ये अल्लाह ने क्यों इसको झिल्ली चढ़ाई हुई है, ताकि ये सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और बाकी सारी चीज़ों को सेल से बाहर ना आने दे। ठीक है, जैसे कि एक्वेरियम में शीशे की झिल्ली होती है, साइडों पे सारा शीशे का कवर है और वो पानी को बाहर नहीं निकलने देता और ना ही उसमें से हम मछलियाँ और बाकी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, पानी सिर्फ उस सूरत में इन एंड आउट होगा जब हम चाहेंगे, एक ख़ास तरीके से हम उसको पंपिंग करके एक्वेरियम से पानी बाहर या अंदर लेकर जाएंगे। तो हमारी जो
सेल मेम्ब्रेन होती है ना, बड़ी समझदार होती है। वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को अंदर बाहर करने की इजाज़त देती है, अदरवाइज सेल के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ को, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, रिबोसोम्स हैं, गोल्जी है या न्यूक्लियस है या और कोई चीज़ें हैं, उनको सेल से बाहर नहीं आने देती। इवन कि साइटोप्लाज्म को भी ऐसे बाहर नहीं निकलने देती। अगर साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और सेल डेड हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट सिमिलैरिटी की तरफ, जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। दीज आर वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस। रेस्पिरेशन क्या है? जब सेल सांस लेते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, तो उस दौरान होता क्या है, एक तो हम लोग सांस ले रहे हैं ना, जैसे मैं और आप सांस अंदर बाहर करते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी सांस लेती है ना, जब वो कि हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन है वो लेती है और उसमें से लेने के बाद क्या कारनामा अंजाम दिया जाता है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। जो जितना भी ग्लूकोज सेल्स को मिला होता है वो उसको तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान ये काम हो रहा होता है। दिस इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि आपने ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती तो इंसान मर जाते हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि आपके सेल्स जो हैं आपको एनर्जी नहीं दे पाते आंखें खोलने की, चलने फिरने की, ठीक है। इसी तरह जब आपने खाना नहीं खाया होता प्रॉपर, आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली होती। इसी तरह सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी को रिलीज करवाना पड़ता है। और ये सब कुछ कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड, यानी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ये सारा काम टेक प्लेस होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी निकाली जाती है। जैसे हम बादाम के शेल को तोड़कर बीच में से नट्स निकालते हैं, उसके बादाम निकालते हैं, अखरोट निकालते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया है कि इसके अंदर से सारी एनर्जी बॉडी को मिलती है। इस तरह के हर सेल के अंदर कई माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और इंसान मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। लाइक हमारे अंदर मिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं, जो कि हमें हर वक्त एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी रेस्पिरेशन की वजह से। और ये थी लास्ट सिमिलैरिटी। अब चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ।